don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन। कल के सेशन के बाद उम्मीद करता हूँ जो कल सेशन हुआ था हम लोगों का, जिसमें हमने 16 इडियम्स को समझा था, उनके हमने आंसर्स समझे थे और क्या उनका सेंस निकल गया था। बेसिकली आंसर्स नहीं कह सकते हम, सेंस पे बात कर सकते हैं इडियम्स में कि उसका सेंस क्या निकला था, और उस सेंस को हमने समझा और उस सेंस के आधार पे हम लोग जो अगर क्वेश्चंस मैंने लगाए हों या आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए हों तो उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो उनके आंसर लगाने में तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। अब कल के उसी सेशन को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन में हम आगे की तरफ कुछ और इडियम्स देखेंगे, है ना। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्या आप लोगों ने कल वाली वीडियो में चीज़ों को समझा होगा? और अगर समझा है तो उसको बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ जो हम आज डिस्कस करेंगे इसको भी हमें समझना है, जैसा हमने कल समझा वैसे इसको आज भी इसको भी समझेंगे और समझने के बाद में जो क्वेश्चंस मिलते चले आ रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, राइट। तो करते जाइए और बढ़ते जाइए और हम लोग कंटिन्यूटी में अपने इडियम्स के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा आगे आते एक बड़ा अच्छा सा इडियम दिया गया। क्या दिया गया बेटा? अ मैन ऑफ स्ट्रो। क्या दिया गया? मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो का यूज कहां होता है? देखिए समझिएगा, इसे समझो। अगर हमें कोई भी इडियम समझना है तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले कोशिश करिए वर्ड्स के साथ खेलने का, यही बोला था। देखते हैं यहां क्या हुआ। कह रहा है मैन ऑफ स्ट्रो, वर्ड उठाया क्या बेटा? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉ का यूज करते हैं सूखी घास के लिए, घास का तिनका, है ना। तिनका कैसा होता है? हल्का होता है। क्या उसकी कोई स्ट्रेंथ होती है? हल्की सी हवा चलेगी वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक हल्की घास की तरह है ना, सूखी घास के तिनके की तरह है। और जब सूखी घास के तिनके की तरह व्यक्ति होगा तो कैसा होगा? पावरफुल होगा या वीक होगा? खुद सोचिए, कैसा होगा? वीक होगा ना। तो वहीं से इसका आंसर निकल के आ गया। क्या बेटा? अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज होम, है ना। यानी जिसके पास अपनी कोई आवाज ना हो, अपनी कोई ताकत ना हो, एक वीकर पर्सन हो, है ना। जो भी इसमें से ऑप्शन आपको मिले, ठीक है, चाहे वीकर पर्सन मिल जाए, है ना। वीकर पर्सन कमजोर व्यक्तित्व के लिए बात कर रहा है, या फिर जिसकी कोई अपनी आवाज ना हो, दबी कुचली आवाज में रहता हो, है ना। भाई किसको दबा सकते हो? जो कैसा होगा? कमजोर होगा, राइट। या फिर जिसकी अपने आप में ही कोई वैल्यू ना हो, है ना। यानी कहना मतलब एक वीकर पर्सन है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कमजोर है, स्ट्रेंथन नहीं है, सही है ना। तो मैन ऑफ स्ट्रो का जो सेंस निकल के आएगा बेसिकली क्या आएगा बेटा? वीकर पर्सन, एक कमजोर व्यक्तित्व, है ना। उसी से जुड़े हुए ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। मैन ऑफ नो सब्सटेंस आगे लिखा हुआ भी है ना। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, अस्तित्वहीन व्यक्तित्व, राइट। नेक्स्ट अगला दिया गया बेटा अ ब्लैक शीप। बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है और आई थिंक सो आया भी है आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। वेरियस एग्जाम्स में आया हुआ इडियम है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप किसको कहते हैं? देखिए इसको भी ऐसे समझ लीजिए ना यार। शीप क्या है ना, भेड़ है। कैसी है? काली भेड़ है, ठीक है। अब खुद सोचो यार, क्या कि अगर आपके सामने कोई भी मतलब एक तरीके से एक हार्ड ऑफ शीप दिखाई दे जाए, एक झुंड दिखाई दे जाए किसका? भेड़ों का, और उसके अंदर एक भेड़ मेरे को कैसी दिखाई दे जाए बेटा? ब्लैक दिखाई दे जाती है। इसको अगर मैं थोड़ा हाइट से ऊपर से देखूंगा तो एक स्पॉट दिखाई देगा। क्या स्पॉट? क्या दिखाई देगा बेटा? स्पॉट, धब्बा, है ना। सुना है कभी कि ये तुम तो हमारे समाज पे धब्बा हो, कहते हैं लोग। क्या हो? कलंक हो, धब्बा हो, है ना। उसी सेंस में यूज किया जाता है किसको बेटा? ब्लैक शीप। एन अनलकी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो लकी ना हो, बैड करेक्टर्स, है ना। जिसके करेक्टर कैसे हो? जिसके जो चरित्र है, जिसका चरित्र अच्छा ना हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व जो हमारी फैमिली के लिए क्या एक डिफेम करने के लिए कोई जिम्मेदार हो, हमारी फैमिली का ही व्यक्ति है। हम क्या कहलाएंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? हम उसको ही हम कह देते हैं ब्लैक शीप,
राइट। तो ब्लैक शीप का मीनिंग समझ में आ गया होगा क्या, कि हमने यहां से समझा, इस पॉइंट से समझा, क्या समझा बेटा, कि वो ब्लैक स्पॉट है, एक स्पॉट है हमारे ऊपर, ठीक है। और हमारे ऊपर अगर कोई स्पॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायी है, ठीक है। आप पढ़ते हो, अब पढ़ते पढ़ते कभी कभी पढ़ रहे हो अच्छे से मेहनत के साथ में, लेकिन कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी कर लेते हो जो आपकी पढ़ाई के लिए कैसी हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। आपको जितना टाइम जिस सब्जेक्ट को देना चाहिए नहीं देते हो, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ लगे हुए हो, आज मैं इसको बस कंटिन्यू आज इसको पढ़ रहा हूँ, बीच में पता चले कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ और चीज़ हो गई, आपने पढ़ाई के बीच में रोक दिया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आई जिसने आपको रोक दिया वो स्पॉट है, समझ रहे हो, वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज ब्लैक शीप। नेक्स्ट, ऑल एट सी, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, ऑल एट सी। ऑल एट सी है ना, कहाँ होना बेटा, सब कुछ कहाँ है, सागर में है, सब कुछ सागर में है, तो सागर में से ढूंढना तो बड़ी मुश्किल बात है। कहाँ गिरा था पता नहीं, न कहाँ पहुंचेगा पता नहीं। इसका मतलब कि जो उसको ढूंढ रहा है, जो सागर में उतरा हुआ है, उसके लिए स्टेज कैसी है बेटा, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो एट सी कहाँ आ जाता है, जहाँ कंफ्यूजिंग स्टेज की बात करते हैं या परप्लेक्स सिचुएशन की बात करते हैं, वहां पर यूज करते हैं किसका बेटा, ऑल एट सी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिंग टू लाइट। क्या बात है, बड़ा आसान सा इडियम देख रहा है, ब्रिंग टू लाइट, है ना। ब्रिंग मीन्स लाना, कहां लेके आना बेटा, लाइट में लेके आना। आप खुद सोचिए, किसी चीज को लाइट में लेके आना है, लाइट में लेके आने का मतलब अभी तक वो क्या है, हिडन है भाई, कोई चीज डार्कनेस में है, अंधेरे में है, और अंधेरे से उसको कहां लेके आ रहे हो बेटा, प्रकाश में। डार्कनेस से कहां लेके आ रहे हो आप, उसको लाइट में लेके आ रहे हो, राइट। अभी तक वो हिडन है। डार्कनेस में क्या होता है, चीजें हिडन होती हैं। आप अंधेरे कमरे में खड़े हो, आपको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर तुरंत रोशनी हो जाए तो आप दिखाई देंगे और तुरंत कहेंगे, बोले अच्छा हम इसके ऊपर लाइट जला के हम इनको कहाँ ले आए, ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में ले आए हैं। यानी आप यहाँ खड़े थे, मैंने आपकी लोकेशन को अल्टीमेटली क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया है। मैंने आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके हिडन फैक्ट्स हैं, उन हिडन फैक्ट्स को रिवील कर दिया, उन हिडन फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दिया है। बात समझ में आ गई। यानी ब्रिंग टू लाइट कहां यूज होता है बेटा, डिस्क्लोज करने के केस में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम, एट वंस फिंगर एंड्स, है ना। अब उंगलियों के टिप्स पे होना, ठीक है ना, ये तो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर कहां आएगा, सोचिए, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड क्या होती है, रोटी, बटर क्या होता है, मक्खन। रोटी और मक्खन, है ना। किसकी बात कर रहा है बेटा, फूड से जुड़ी हुई बात कर रहा है, किस की, रोटी की और मक्खन की, ठीक है। यानी हमें ब्रेड एंड बटर मिलता रहना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, हमें तो ब्रेड एंड बटर चाहिए। मतलब कि जितना हमारे पास जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी ज़रूरत के सामान हैं, वो मेरे पास होने चाहिए। यानी ब्रेड एंड बटर यूज़ किया जाता है ज़रूरत के सामान के लिए, जिनसे कि हम अपने लाइफ को कैसा कर सकें, सुटेबल कर सकें, राइट। आंसर क्या निकल के आया, मटेरियल वेलफेयर, है ना। मटेरियल बेस पे, यानी क्या, अपने वेलफेयर के लिए बात करने के लिए जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है ना, उनके लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट, बैड ब्लड, बड़ा है ना, इस इडियम को तो हम लोग यूज करते ही हैं। बैड ब्लड है ना, कहां यूज होगा बैड ब्लड बेटा, बैड ब्लड यूज वहां किया जाता है जहां पर चीजें कैसी हो, थोड़ा नेगेटिव एक इमेज क्रिएट हो रही हो, ठीक है। और नेगेटिव इमेज मतलब कहां, जहां पर नेगेटिव इमेज किसकी होती है भाई, आपकी नजरों में नेगेटिव इमेज किसकी होगी, जिसको आप अपना क्या मानते होंगे बेटा, एनिमी मानते होंगे, जिसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, यस और नो। तो वही चीज है। तो बैड ब्लड किसके लिए आता है, एनिमिटी के लिए आ गया, बेटर रिलेशंस के लिए आ गया, इल फीलिंग्स के लिए आ गया, है ना। यानी जहां भी सॉरी, जहां भी चीजें कैसी हो, नेगेटिव हो, स्पेशली इन केस ऑफ रिलेशंस, है ना, वहां पर यूज करते हैं हम बैड ब्लड को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं बैग एंड बैगेज। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इडियम है, अच्छा इडियम है, बढ़िया इडियम है, बैग एंड बैगेज।
बैग एंड बैगेज का यूज कहां करते हैं बेटा? बैग एंड बैगेज, ठीक है, चलो हमारे साथ अपना ये बैग एंड बैगेज कैरी करो और चलिए हमारे साथ, यानी आपकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं आप अपने साथ उठा लीजिए और चलिए हमारे साथ, चलते हैं अपनी यात्रा पे, है ना, जर्नी पे चलते हैं एनडीए की तैयारी करने के लिए। यानी आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, कंप्लीट बिलोंगिंग्स, घर से आए थे ना आप लोग यहाँ पे, जब आप घर से आते हो पढ़ने के लिए, आप जाते हो कहीं रहते हो, आप देहरादून आए यहाँ पढ़ने के लिए रह रहे हो, आप कहीं और गए वहाँ पढ़ने के लिए रह रहे हो, कैसे जाते हो? क्या एक केवल कपड़े उठा के चल देते हो? नहीं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी होती हैं। वही जितना भी आप कैरी कर रहे हो, तुम्हारी जो बिलोंगिंग्स हैं, उन बिलोंगिंग्स को जब एक जगह कंपाइल कर देता हूँ तो यूज़ करता हूँ किसका बेटा? बैग एंड बैगेज का, विद ऑल बिलोंगिंग्स, है ना भाई। और ऐसा समझ सकते हो कि आपकी जितनी भी, याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि आपके जितना भी सामान है उसको आप क्या कर रहे हो? कैरी कर रहे हो। बैग के अंदर तो पैक करोगे ही ना यार, यहीं से समझ लो इस चीज़ को कि जितनी भी बिलोंगिंग्स होती हैं वो बिलोंगिंग्स हमें क्या करनी होती है? पैकिंग करनी होती है। और पैकिंग हम यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए किसका? बैग एंड बैगेजेस का। दैट्स इट, है ना, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना, चांदी की चम्मच लेके, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना। कहां यूज करते हैं बेटा? इसको वहां यूज किया गया कि चांदी की चम्मच लेके आए, ठीक है, कहां यूज किया गया बेटे? इसको वहां यूज किया जाता है जहां पर कोई भी जन्म लेता है और वो जन्म कैसी फैमिली में ले? एक रॉयल फैमिली में ले ले, एक रिच फैमिली में ले ले, है ना, थोड़ा वेल्दी, बहुत कहना चाहिए अच्छे खासे एक अमीर घराने में, वो रिच एक फैमिली के अंदर वो क्या कर ले? एक जन्म ले लेता है, उसके लिए यूज करते हैं बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। सही है ना? तो जन्म लेने की बात है, चांदी की चम्मच लेके आ रहा, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके पास क्या है? बहुत सारा पैसा है ना, रिच फैमिली में उसने जन्म लिया है, ठीक है। तो कहां आएगा बेटा? टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। कहीं कहीं पर रॉयल भी मिल जाता है तो रॉयल लगा दीजिएगा, अगर रिच नहीं मिलता रॉयल मिलता है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट फिर से देखते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है बेटा? बी इन द ड्राइविंग सीट। कहां पर रहिए? ड्राइविंग सीट पर रहिए। सोचिए जरा, आप कहां पर हैं बेटा? ड्राइविंग सीट पर हैं। जब आप ड्राइविंग सीट पे हैं तो जो व्हीकल है जिसकी ड्राइव आप कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप ही की। आपके साथ जो को पैसेंजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। यानी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। दैट इज, आपको उनको सेफ घर तक पहुंचाना है, सेफ उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो यानी आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी लेके चल रहे हैं। तो यानी जहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां एक जगह दे दी जाएं, उसी के लिए यूज किया गया क्या? बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ कहां यूज होगा? देखो बेटा, बियर द ब्रंट ऑफ यूज होता है जब कभी कोई अनप्लीजेंट थिंग्स के लिए इसको यूज किया गया। बेसिकली क्या कि आप जो भी चीजें, मान लिया कोई अनप्लीजेंट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्यों हुई, समझ रहे हो? उस एक्टिविटी का जो बेस है, जो रीजन है, उसको आप ही बियर कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए यूज किया जाता है कि आप जब भी कोई भी व्यक्ति क्या या कोई भी जो भी कुछ सामने है, अगर उसको कोई उसकी सिचुएशन सही नहीं है, वो एक खराब कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसका रीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? बेस कहां है? उसी बेस को जो फेस करेगा, आपको प्रॉब्लम है तो बेस को कौन फेस करेगा? आप ही करेंगे। तो आप ही के लिए यूज हो जाएगा क्या बेटा? बियर द ब्रंट ऑफ। क्लियर? यस और नो? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बीट अबाउट द बुश, है ना, झाड़ियों को पीटना। बीट अबाउट द बुश, झाड़ियों को पीटने की बात कर रहा है ना। मैं क्या कर रहा हूं? बस केवल झाड़ियां पीटे जा रहा हूं, ठीक है। बुश, जितनी भी बुश है, मैं उन्हीं को पीटे जा रहा हूं। अब पता नहीं कहां भाई कोई जानवर है और वो जानवर वहां छिपा बैठा है, जानवर को नहीं मार रहा हूं, चारों तरफ से झाड़ियां पीट पीट के उसे भगा रहा हूं, जानवर फिर भी बैठा, उसने निकला, अटैक कर दिया। यानी आप काम तो कर रहे हो लेकिन वो काम रेलिवेंट नहीं है,
कैसा है, इररेलेवेंट है। बात समझ में आई? आप लोग बातें करते हो, बातें करते हुए आपने जो आपके टॉपिक की बातें हैं आपने वो नहीं की, बल्कि टॉपिक के चारों तरफ घूम घूम के बात कर रहे हो, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। इसी के लिए यूज होता है क्या बेटा, बीट अबाउट द बुश। कि अगर हम किसी भी एक पॉइंट है, कोई भी एक रिक्वायरमेंट है, ये कुछ है, मान लिया इसमें यहां पर मेरे को इंग्लिश की ही बुक चाहिए सपोज करिए, ठीक है, मैं एक बुक लेने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा बेस तो यहां है, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूं बुक सेलर के पास में और बुक सेलर से कह रहा हूं भैया किताबें दिखाओ तुम्हारे पास कितनी सारी हैं। मैं डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहा इंग्लिश की, मैं तो बात किसकी कर रहा हूं, बुक्स दिखाओ सर, आप बुक सेलर हो, बुक्स दिखाओ। दैट इज बीट अबाउट द बुश। यानी मेन सेंटर पे जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस ना करके उसके चारों तरफ उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसका जो ऑरा है, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं, ठीक है। यही कहा जाता है बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, यानी चारों तरफ से घुमा फिरा के बातें करना, सीधा सीधा सेंटर पे नहीं आना, सीधा सीधा मुद्दे पे नहीं आना है, ठीक है, घुमा फिरा के आएंगे, चारों तरफ घूम रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर देखते हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, भैया थोड़ा देख के चले जाना, ईडियम अच्छा लग रहा है ना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, क्या मजे की बात है। बीट, बीट मीन्स पिटाई करना, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू यानी काला कर देना और कैसा कर देना बेटा, नीला, मारते मारते काला नीला कर देना। बेटा काला नीला कर देना मतलब कैसे मारा होगा, है ना, दया के साथ में या मर्सीलेसली, फुल ऑफ मर्सी और मर्सीलेसली। सीधी सी बात है, जब कोई तुम्हें भाई किसी को भी, कोई भी व्यक्ति जब पिटाई कर रहा है और मर्सीलेस हो गया, बिल्कुल निर्दयता के साथ में मारना शुरू कर दिया, तभी तो वो काला नीला होगा। यानी आंसर क्या आएगा बेटा, क्या बीट मर्सीलेसली कह सकते हो, मारने का तरीका कह सकते हो, ठीक है ना। यानी इसका जो आंसर निकलता है वो किसके केस में आता है बेटा, किसी को बड़ी निर्दयता के साथ मारने के लिए आता है ना। आप मैनर, है ना, सर्कुलेशन कह सकते हो, या फिर इसका एक और मीनिंग निकाल सकते हो क्या बेटा, बीट मर्सीलेसली, जो याद रह जाए आपके, है ना। जो भी ऑप्शन आए, जो भी एक हिंट आए, उसके अनुसार आंसर आप हिट कर दीजिएगा। सही है बेटा, चल आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, है ना। बेड ऑफ रोजेस है, फूलों की सेज है, गुलाबों का बिस्तर है। कैसा होगा गुलाबों का बिस्तर, है ना, गुलाबों का बिस्तर, फूल बिछे हुए हैं, कैसा लगेगा, कंफर्ट जोन में आओगे। कैसे जोन में आओगे, कंफर्ट। भाई फूल कैसे होते हैं, बड़े सॉफ्ट होता है, आप फूलों के ऊपर लेटे हुए हो, कैसा फील हो रहा है, कंफर्ट जोन, है ना। तो वो कंफर्ट जोन के लिए यूज किया गया बेड ऑफ रोजेस। हम कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, जीवन कोई कंफर्ट जोन नहीं है। जितना इसमें स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। यानी बेड ऑफ रोजेस किसके लिए आता है बेटा, कंफर्ट जोन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, कंफर्ट जोन, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, है ना। यानी आराम की एक अच्छी सी सिचुएशन, एक प्लीजेंट आनंदमयी सिचुएशन, है ना, उसके लिए यूज किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, बेल द कैट, इससे आसान इडियम मैं तो नहीं मानता। बिल्ली के गले में क्या बांधना, घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ होते हैं याद रखने के लिए, है ना। कब यूज करता हूं इसको, तब यूज करते हैं बेटा जब आप अपने रिस्क पे ही किसी काम को आगे बढ़ा देते हो। ठीक है, मेरे को एक काम करना है, मैं करूंगा, एट एनी कॉस्ट करूंगा, सही है भैया, लेकिन कैसे होगा, बोले कोई बात नहीं मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बात कर लें, अगर हम सपोज आपको मूवी देखने जाना है, फिल्म देखने जाना है, ठीक है, और फिल्म आपकी क्या है, नाइट शो है, 10:30 आपकी मूवी का शो है, सपोज करो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ बच्चे, समझाने के लिए केवल, ठीक है। और लेकिन 10:30 पे हमें घर से बाहर जाने का कोई अलाउड नहीं है, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे स्कूल के, कॉलेज के, बोले हम सभी लोग साथ चलेंगे, लेकिन आप फिर भी तुरंत क्या कहते हो, बोले यार ठीक है हम तो चलेंगे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, घर पे कौन पूछेगा। आई बात समझ में, यानी अपने ही रिस्क पे कोई काम करना है, किसी काम में आगे बढ़ना है, किसके रिस्क पे, अपने रिस्क पे, पर्सनल रिस्क पे किसी काम के लिए आगे बढ़ने के लिए यूज किया गया। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, आ गया ना,
क्या कि आप अपने पर्सनल रिस्क पे प्रथम स्टेप ले लीजिए, फर्स्ट स्टेप ले लीजिए, प्रथम पग ले लीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। बेड ऑफ थ्रोन्स, देखा यहां क्या लिखे थे? बेड ऑफ रोजेस, यहां क्या आ गया? बेड ऑफ थ्रोन्स। भाई जब गुलाब है तो कांटे तो होंगे ही, ठीक है। अब गुलाब की जगह जरा कांटे बिछा दो। अगर कांटे बिछा दिए जाए तो अभी तक तो सिचुएशन कैसी थी बेटा? प्लीजेंट थी। अब कैसी हो जाएगी? अनप्लीजेंट हो जाएगी। और अनप्लीजेंट कब होती है? जब चीजें डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लमेटिक हो। सही है ना? दैट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी, ठीक है। यानी जब बहुत एक कहना चाहिए डिफिकल्टी हो सामने, है ना, एक परेशानी हो सामने, एक एक्सट्रीम लेवल पे, उसके लिए यूज किया गया बेड ऑफ थ्रोन्स को। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए मैं क्वेश्चन बेस पे नहीं चल रहा हूं, मैं आपको केवल इनका रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों ने इनको पढ़ा है वो इस वीडियो के माध्यम से इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो के माध्यम से इसको कंटिन्यूटी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक फिर से एक ईडियम आ जाता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। थोड़ा देख के चले जाना यार, अच्छा सा ईडियम लग रहा है मेरे को। क्या? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। किसके बीच में होना बेटा? डेविल के बीच में और डीप सी के बीच में। आप यहां पर हैं, सपोज करिए इधर डेविल है इधर डीप सी है, बीच में खड़े हुए हैं यहां पे, है ना। खुद सोचो यार कैसे सिचुएशन होगी। आप तो इस पॉइंट पे खड़े हो ना यहां पे, ठीक है। इधर कौन है? डेविल है। इधर कौन है? डीप सी है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब इधर जाओगे तो प्रॉब्लम है, इधर जाओगे तो प्रॉब्लम है। क्या करोगे? रुके रहोगे। यानी कहना का मतलब, जब भाई अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो दोनों तरफ क्या दिखाई दे रही है मेरे को? प्रॉब्लम ही तो दिखाई दे रही है मेरे को। क्या दिखाई दे रही है? समस्याएं ही तो दिखाई दे रही है। यानी जब मैं दो डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में फंस जाता हूं उसके लिए यूज करता हूं क्या? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सही है बेटा, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। एक तरफ डेविल है, एक तरफ कौन है? डीप सी है, सागर है, गहरा समुद्र है। चलो आगे देखते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आए होंगे? आए समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आया वो वीडियो को फिर से क्या कर लेगा? रिवाइज, पीछे फिर से रिस्टार्ट करके फिर से देखना शुरू कर दे। एक दो बार देखिएगा, प्रॉपरली माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, बिग गन। अब बिग गन, अब बिग गन कहां पे आता है बेटा? बिग गन का यूज किया गया उस एक व्यक्तित्व के लिए जो व्यक्तित्व कैसा हो? इन्फ्लुएंशियल हो। इन्फ्लुएंशियल यानी जिसका हमारी लाइफ पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमें बहुत प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों के कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, है ना, बनाते हो ना कुछ रोल मॉडल्स। रोल मॉडल किसको बनाते हो? किसको कहते हो कि ये मेरा रोल मॉडल है, मैं इसकी तरह ही बनना चाहता हूं? किसी ना किसी को तो कहते ही होगे कि मैं तो सर इस एक पर्टिकुलर XYZ व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूं, ठीक है। तो वो क्या है? आपका रोल मॉडल है। क्यों हुआ रोल मॉडल? क्योंकि उसके व्यवहार ने, उसके काम करने के तरीके ने आपको क्या किया? इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। तो जो वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, प्रभाव डालता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। अ बिग गन, ठीक है। आंसर क्या आ गया? एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अगला देखो, बर्ड्स आई व्यू। क्या बोले बेटा? बर्ड्स आई व्यू। आई व्यू है, आंख का दृश्य है। किसकी आंख का बेटे? बर्ड की, यानी चिड़िया की आंख का दृश्य, है ना। चिड़िया की आंख से देखना, लगा लॉजिक। चिड़िया है, आसमान में उड़ रही है, कोई परिंदा है, कोई पंछी है, कोई बर्ड है। कहां उड़ रहा है बेटे? आकाश में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। एट द सेम टाइम वो नीचे भी देख रहा है। आंख तो छोटी सी है लेकिन वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है, यानी वो एक
कहना चाहिए उस पूरे सर्टेन एरिया, जिस एरिया के ऊपर वो उड़ रहा है उसका क्या ले लेता है, एक ओवरव्यू ले लेता है, उसके एक मतलब ऊपर से एक उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है कि नीचे की तरफ कैसा एक एरिया मेरे सामने आया हुआ है। तो उसी ओवरव्यू के लिए, कंसाइज्ड व्यू के लिए, जनरल व्यू के लिए हम यूज करते हैं किसका, बर्ड्स आई व्यू का। आई बात समझ में? साधारण तौर पे देख रहा है कैसा व्यू है। अगर आप कभी बाई एयर ट्रैवल किया हो तो बाई एयर आपने भी अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा होगा तो नीचे की तरफ एक जनरल व्यू दिखाई देता है किसका बेटा, जो नीचे की अर्थ की जो लेयर है जो है ना, उसका कैसा दिखाई देता है, एक जनरल व्यू दिखाई देता है। दैट इज नोन एज व्हाट, बर्ड्स आई व्यू। ठीक, समझ में आ गया? चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया ब्लैक शीप। अभी शायद थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, चलो दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप कहां यूज होता है बताया था अभी, ऐसा व्यक्तित्व जो कैसा हो, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर क्या हो, कलंक हो, एक धब्बा हो, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ब्लैक शीप। चले नेक्स्ट इडियम देखते हैं बेटा, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट कहां आएगा बेटा, ब्लाइंड डेट कहां यूज करते हैं, ब्लाइंड डेट हम वहां यूज करते हैं जब हमारी किसी से मीटिंग हो और वो मीटिंग पहली बार हो रही हो। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, ब्लाइंड डेट, है ना। वेरी फर्स्ट मीटिंग के लिए यूज किया गया, और वो मीटिंग किसके बीच बेटा, अ मीटिंग बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, है ना। क्या कि कभी किसी मतलब बॉय और गर्ल की जो मीटिंग है, जो कभी आपस में मिले ही नहीं है, जब वो दोनों आपस में मिले वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज नोन एज अ ब्लाइंड डेट, राइट। नेक्स्ट देखिएगा फिर से, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। भाई ये इडियम जो है ना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। ठीक है, कभी अग्निवीर में आ जाता है, कभी एनडीए में आ जाता है, कभी अदर एग्जाम्स में आ जाता है ना। तो इडियम अच्छा है, कुल मिला के थोड़ी सी निगाह बना के रखिएगा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स क्या, अपनी दुंदुभी खुद बजाना। मैंने कोई काम किया, मैं उस काम को लेके अपनी जो मेरी प्रशंसा है मैं खुद ही कर रहा हूं, अपनी दुंदुभी खुद ही बजाने पे लगा हुआ हूं। ठीक है, उसके लिए यूज किया गया। भाई आप ही हो सपोज, है ना, आप गए हो कहीं, एनडीए क्लियर कर लिया आपने, अपना एग्जाम जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम है वो क्लियर कर लिया, और क्लियर करने के बाद में आप कहीं गए थे अपने फादर के साथ में किसी फंक्शन में, वहां पर और के बारे में तो बात हो रही, और जो बच्चे थे उनके बारे में बात हो रही है, वहां पर सभी के लोग, सभी के फादर खड़े बात कर रहे, कोई आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा, आपने उठाया तुरंत से चीखना शुरू कर दिया। क्या भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आपके बच्चों ने कुछ किया है, मैंने भी किया है, मैंने भी एनडीए क्लियर कर रखा है, मैंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है, मैंने सीडीएसई क्लियर कर रखा है, लाइक दैट। तो अपनी प्रशंसा आप खुद कर रहे हो, सही ना, अपनी दुंदुभी आप खुद बजा रहे हो, और उसी के लिए यूज किया गया क्या बेटा, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपनी प्रशंसा अपने खुद की, क्या हो गया बेटा, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद कर लेने के लिए आता है। जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा, ठीक है हम ही कर लेते हैं, है ना, होता है ना ऐसा कभी कभी, भाई कोई हमारे बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, हम ही कर लेते हैं, बीच में मुद्दा छेड़ देते हैं। दैट इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट देखो भाई, ब्लू ब्लड। देखो अभी थोड़ी देर पहले बैड ब्लड आया था, अभी ये ब्लू ब्लड आ गया, है ना। हो सकता है थोड़ी देर में कोल्ड ब्लड भी आ जाए, सही है। 3 ब्लड हो गए भाई, कौन कौन से। सबसे पहला लिया था बैड ब्लड, ठीक है। दूसरा ये कौन सा आ गया बेटा, ब्लू ब्लड। इसके जैसा एक और होता है जिसको हम कह देते हैं कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब बैड ब्लड कहां था, जहां थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था, एनिमिटी आ रही थी, थोड़ा सा बिटर एनिमिटी के सेंस में, हम किसी को कह देते हैं जिसे हम अच्छा नहीं मानते बेसिकली। ब्लू ब्लड, अब तक तो गंदा खून था, अब ब्लड कैसा हो गया बेटा, ब्लू, नीला। ब्लू ब्लड किसके लिए आता है, ब्लू ब्लड यूज किया गया उस पर्सनैलिटी, उस व्यक्तित्व के लिए जो रॉयल हो, नहीं समझे, जो राजसी हो, है ना, जिसका जीवन शाही हो, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्लू ब्लड किसके लिए आएगा बेटा, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, है ना। जैसा जो व्यक्ति कैसा हो बेटा, शाही जीवन जीता हो, जिसका डिसेंट कैसा हो बेटा, शाही हो थोड़ा सा, है ना, शाही है, जा रहे हैं आगे 10 गाड़ी, पीछे 20 गाड़ी,
बीच में जा रहे हैं बैठे हुए, बीच की गाड़ी में जा रहे हैं बैठे हुए, दैट इज व्हाट ब्लू ब्लड। गॉट इट? नेक्स्ट। चलो जब बात यहां आई थी तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोला बेटा? कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड कहां आएगा? कोल्ड ब्लड मतलब भाई अभी तक गंदा खून था, नीला खून था, अब ये कोल्ड हो गया। कोल्ड का मतलब अब क्या समझोगे बेटा? ठंडा खून कहते हो ना। क्या किसी को तुमने बोल दिया, किसी को तुमने कुछ, तुम्हारा पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हुआ, XYZ, ठीक है, पापा ने तुम बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, मिलते हैं दोस्त, बोले यार तूने मतलब सुन के चलाया, ठंडा खून है तेरा तो, यानी इमोशंस नहीं है, एग्रेशन नहीं आया, मतलब इमोशंस नहीं है। इट मीन्स कोल्ड ब्लड कब आता है? जब चीजें कैसी हो, जब व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी हो, इमोशनलेस हो, जिसके अंदर कोई भावनाएं ना हो, जो चीजों को महसूस ना करता हो, उसके लिए यूज किया जाता है कोल्ड ब्लड। आई थिंक सो समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो कोल्ड ब्लड के आगे हम क्या मेंशन कर लेंगे? जिनके पास लिखा हुआ नहीं लिख सकते हैं, कोल्ड ब्लड के आगे हम क्या मेंशन कर लेंगे बेटा? इमोशनलेस पर्सनैलिटी, है ना। किसके लिए आ जाएगा? इमोशनलेस पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू किसके लिए आता है? ब्लू आता है ना किसके लिए? वही दो जगह यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, तो या तो स्काई ब्लू या पानी, है ना। ब्लू वाटर, ब्लू है पानी, है ना। यानी कहने का मतलब क्या कि इसको दोनों तरीके से समझिए ना यार। ब्लू अगर आप चाहो तो इसके लिए स्काई कंसीडर कर लो, आप चाहो इसके लिए वाटर कंसीडर कर लो, उसमें से क्या निकल रहा है? एक बोल्ट दिखाई नहीं देगा भाई साहब, बोल्ट आएगा तुम्हें हिट कर जाएगा। कैसा? एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है? सिंपल, अनएक्सपेक्टेड है। यानी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहां यूज होगा? जब चीजें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो, जिनके बारे में सोचा ही ना हो गया काम, उसके लिए आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मैंने सोची ही नहीं है, जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी जिनके बारे में आप सोचते ही नहीं है ना। जब हम उनके बारे में सोचते ही नहीं तो, और वो आके खड़ी हो गई, वो समस्या आके खड़ी हो गई, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहोगे? जल्दी बताओ। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। समझ आया? यस और नो? समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट वन, बोजम फ्रेंड। ये बोजम फ्रेंड कौन होता है भाई? हम कहते भी हैं अपने, जो कोई हमारा दोस्त होता है उससे हम बड़े कहते हैं यू आर माई बोजम फ्रेंड, तुम मेरे बड़े, है ना, कैसे मित्र हो? क्लोज फ्रेंड हो, बड़े घनिष्ठ मित्र हो, उसके लिए यूज किया गया क्या बेटा? बोजम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, है ना, या क्लोज फ्रेंड अगर लिखना चाहो तो क्लोज फ्रेंड भी आप कह सकते हो समझने के लिए। ऐसा मित्र जो किसके लिए आ रहा हो बेटा? बहुत ज्यादा फास्ट हो, बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है ना। ऐसे मित्र के लिए यूज किया जाता है। हर एक किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है कि ऐसा मित्र जो बहुत मतलब हमें बहुत प्यारा है, हमारी इससे दोस्ती जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके लिए यूज किया गया। ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़नी है भाई। आइस देखा है कभी? आइस को देखा होगा। आइस कैसी होती है? आइस शांत होती है। आइस में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, आइस बिल्कुल शांत है, ठीक है। जो ग्लेशियर है कैसे रहते हैं? शांत रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कैसी होती है? हार्डनेस होती है, हार्ड होती है। हार्ड है तो उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, वो बिल्कुल शांत एक ही जगह पड़ी रहेगी। और उस आइस को तोड़ दिया, यानी तुमने कहीं ना कहीं जो शांति थी उस शांति को भंग कर दिया, ठीक है ना भाई। अगर आइस पे जाके तुम क्या करोगे? उसको हिट करोगे, उसको तोड़ने की बात करोगे तो आवाजें तो होंगी ना यार, और आवाजें हो रही तो मतलब आप जो वो साइलेंस है उस साइलेंस को क्या कर रहे बेटा? तोड़ रहे। साइलेंस, चुप्पी तोड़ रहे, ठीक है। और चुप्पी तोड़ने का मतलब आप कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, आप शांत बैठे हुए थे ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आपने एकदम हाथ उठाया और तुरंत से बोल दिया, बोले और क्या हाल चाल है आप लोगों के? तुरंत एक ना एक बोल देगा ही इज ब्रेकिंग द आइस। वह क्या कर रहा है? बर्फ तोड़ रहा है। बर्फ तोड़ रहा है मतलब उसने साइलेंस को तोड़ दिया, उसने वहां जो चुप्पी थी, जो शांति थी, उसको तोड़ दिया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया गया बेटा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी किसके लिए यूज होता है?
ब्राउन स्टडी यूज किया गया, ऐसी स्टडी जो बुरी है, ब्राउन है, यानी ऐसी एक स्टेज जब आप केवल और केवल किसी चीज को पढ़ने के बाद सोच रहे हो। अरे छोड़ो इसको, ऐसे नहीं समझते, डीप थॉट में हो, छोड़ो हटाओ इसको, इस तरीके में तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, ऐसे तुम रटोगे। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी यूज किया जाता है डे ड्रीमिंग के लिए। डे ड्रीमिंग तो सुना है, सुना होगा। डे ड्रीमिंग क्या होता है? दिवा स्वप्न, बैठे हैं खोए हैं ख्यालों में, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? ख्यालों में खो रहे, मेहनत नहीं कर रहे, बस दैट इज व्हाट ब्राउन स्टडी। स्टडी तो कर रहे लेकिन रेगुलर नहीं, ब्राउन, है ना? समझे बात को मेरी? क्या स्टेट ऑफ डीप थॉट, या फिर इसका ऑप्शन कभी कभी क्या मिल जाता है बेटा? डे ड्रीमिंग। क्या मिल जाता है? डे ड्रीमिंग, है ना? क्या दिवा स्वप्न देखने के लिए आ जाता है, क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउन स्टडी। याद रहेगा? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके साथ रहते होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे भी कह सकते हो, कोई बैठा है आराम से ख्वाब देख रहा है ना? पढ़ नहीं रहा है, ख्वाब देख रहा है, लेटे लेटे आराम से, और कह रहा है मैं आज एक दिन लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, है ना? एनडीए क्लियर कर लूंगा, या कोई और एग्जाम क्लियर कर लूंगा। मेहनत कर नहीं रहा, स्टडी तो कर रहा है, टाइम तो दे रहा है ना पढ़ने के लिए, लेकिन किस चीज़ को पढ़ने के लिए? अपने ख्वाबों को पढ़ने के लिए। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट ब्राउन स्टडी। उसको क्या देना? बोले यार ब्राउन स्टडी मत करो, एक्चुअल स्टडी करो, राइट? चले नेक्स्ट, बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगलियां जला लेना, अपनी उंगली को जला लेना। भैया अगर तुम अपनी उंगली जला रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अपनी उंगली जलाना मीन्स उंगली जलेगी तो क्या होगा? हंसी आएगी या दर्द होगा? दर्द होगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें परेशानी हुई है। अपनी उंगली जला लेना मतलब अपने आप को किस में डाल देना? परेशानी में डाल देना। हो सकता है फिर उस उंगली से तुम कुछ काम ना कर पाओ। मान लिया यही फिंगर में दिक्कत आ गई, पेन कैसे पकड़ोगे? पेन ही नहीं पकड़ा जाएगा। आई बात समझ में? यानी अपने आप को किस में डालना बेटा? ट्रबल में डाल देने के लिए आता है क्या? बर्न वंस फिंगर। ठीक है, समझ में आया? अप्रॉक्स 30 के आसपास हमने आज इडियम्स डिस्कस किए, सही है ना? 30 के आसपास होंगे, और अराउंड 16 कल हमने किए थे, तो कुल मिला के भी मतलब 44 के आसपास हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये 44 याद हो गए होंगे, है ना? कर लेना इनको डिस्कस। इनको वीडियो अगर नहीं याद होता है तो दोबारा से प्ले कर लेना, लेकिन समझ लेना, माइंड में सेट कर लेना, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। वहाँ जो भी ऑप्शन लगे मीनिंग से सेट होता हुआ, मीनिंग से मिलता जुलता, हिट करके चले आना, आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? बाकी अगले वीडियो में फिर हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.